अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पढ़ते हैं आइडियल मशीन एनालिसिस। मशीन दो प्रकार का होता है, एक आइडियल मशीन और एक प्रैक्टिकल मशीन। हम जितना भी मशीन देखते हैं सब प्रैक्टिकल मशीन होता है, और जो मशीन बनाता है मैन्युफैक्चरर, वो अपनी मशीन को जिस मशीन को रेफरेंस लेकर तैयार करता है उस मशीन को कहते हैं आइडियल मशीन। आइडियल मशीन एक काल्पनिक मशीन है, ऐसा कोई मशीन नहीं है। मैन्युफैक्चरर जो मशीन को बनाता है वह अपनी मशीन को, जो कि प्रैक्टिकल मशीन है, वह इस प्रैक्टिकल मशीन को आइडियल मशीन के जैसा बनाना चाहता है। मैन्युफैक्चरर कोशिश तो करता है कि मशीन को आइडियल मशीन के जैसा बनाए, लेकिन वह बन नहीं पाता है। लेकिन कोशिश करता है कि जितना से जितना हो सके मशीन को आइडियल मशीन के जैसा बनाया जाए। आइडियल मशीन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर मशीन भी दो प्रकार का हो जाएगा, एक आइडियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वो हो गया जिस ट्रांसफार्मर को हम सब देखते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें फ्लक्स का लीकेज हो जाता है। ट्रांसफार्मर में कोर का भी यूज करने से थोड़ा बहुत फ्लक्स का लीकेज हो जाता है, कम से कम 4%, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ पूरा परफेक्ट तो होती नहीं है। इसलिए ट्रांसफार्मर में कोर का भी यूज करने से कुछ ना कुछ फ्लक्सों का लीकेज हो जाता है। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, इसमें 0% फ्लक्स लीकेज होता है। लिंक मतलब सेकेंडरी से उतना फ्लक्स जाके लगा, और लीकेज मतलब उतना फ्लक्स सेकेंडरी से नहीं लगा। हम पढ़ क्या रहे थे? आइडियल मशीन एनालिसिस। इसमें हम आइडियल मशीन का एनालिसिस करेंगे। आइडियल मशीन में क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसमें लॉसेस, किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है, कहाँ? आइडियल ट्रांसफार्मर में। इसी प्रकार यहाँ पे जो लीकेज होता है, लीकेज फ्लक्स, वो भी 0 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स वही म्यूचुअल फ्लक्स हो जाता है। अब यहाँ पे नोट में लिखिए आप लोग कि E1/E2 इक्वल होता है N1/N2 के, ये हम जानते हैं। तब यहाँ से ये भी आ जाता है E1/N1 इक्वल टू E2/N2। यहाँ पे E1 क्या चीज़ है? प्राइमरी का वोल्टेज, E2 है सेकेंडरी का वोल्टेज, N1 है प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो, और N2 है जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है वो। तब आप लोग कहोगे कि ये कैसे इक्वल हो सकता है कि प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो बटा में प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो, ये इक्वल हो जाएगा। या कैसे इक्वल हो सकता है? सेकेंडरी का वोल्टेज का बटा में सेकेंडरी का जो टर्न्स है उसकी। प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी का वोल्टेज तो बराबर हो नहीं सकता है, कम या ज़्यादा होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन। उसी प्रकार प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है? ये चीज़ नहीं दिखा रहा है। यह क्या दिखा रहा है कि ये E1/N1 यह दिखा रहा है कि प्राइमरी का जो EMF पर टर्न है, ये इसे EMF हो गया और यहाँ से जो टर्न है वो, और ये दोनों प्राइमरी का है, इसलिए यह E1/N1 यह यहाँ पे दिखा रहा है कि प्राइमरी में जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी में जो EMF पर टर्न है वो सेकेंडरी के EMF पर टर्न के बराबर है। यानी कि ये क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है EMF पर टर्न को दिखा रहा है। यदि यह E1/N1 है तो यह प्राइमरी का यह EMF पर टर्न को दिखा रहा है, और यदि यह E2/N2 है तो यह दिखा रहा है सेकेंडरी का EMF पर टर्न को। जैसे कि यदि प्राइमरी में 2 टर्न है और सेकेंडरी में 3 टर्न है, तब प्राइमरी में एक टर्न में कितना वोल्टेज है?
यदि मान लीजिए प्राइमरी में एक टर्म में 10 वोल्ट है, तब प्राइमरी में टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2 टर्न है और एक टर्न में 10 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा इसमें 20 वोल्ट, क्योंकि 2 टर्न है और एक टर्न में 10 वोल्ट है, इसलिए 2 टर्न में 20 वोल्ट हो जाएगा। अब जब प्राइमरी के एक टर्म में 10 वोल्ट है, तब सेकेंडरी के भी एक टर्म में 10 वोल्ट होगा। यही ये चीज़ बता रहा है E1/N1 = E2/N2। तब यदि सेकेंडरी में 3 टर्न है, तब सेकेंडरी का टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 3 × 10 यानी कि 30 वोल्ट, और यहाँ पे 2 × 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग में EMF पर टर्न जो होता है वो दोनों में बराबर होता है, लेकिन प्राइमरी का टोटल वोल्टेज सेकेंडरी के टोटल वोल्टेज के बराबर हो यह ज़रूरी नहीं है। इसी चीज़ को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज़। इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम लोग नेटवर्क थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं? इसको नेटवर्क थ्योरी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उससे आपको मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज़ मतलब भी समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि हम नेटवर्क थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं, हम नेटवर्क सर्किट को सॉल्व करना क्यों सीखते हैं। इसको बताने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये रहा डिप्लोमा कॉलेज यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियर सबका। यहाँ पे कॉलेज चलता है, बाकी इधर हॉस्टल भी है, कुछ प्लेग्राउंड भी है, बड़े बड़े खेल का मैदान भी है इसी के अंदर, और ये चारों ओर इसके बाउंड्री है, चारों ओर बाउंड्री है। अब ये रहा गेट, मेन गेट। ये है इंजीनियर कॉलेज, इंजीनियर्स का कॉलेज डिप्लोमा के लिए। इसलिए ये बात तो साफ है कि यहाँ पे जो लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं वो कुछ भी खेल खेलना चाहें तो अंदर में तो खेलेंगे नहीं, जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे। यहाँ पे खेलते हैं तो मालूम है इन लोग को कैसा लगता है? लगता है कि जेल में बंद है, चारों तरफ बाउंड्री। ये क्या है? इन लोग को तो खुली जगह में खेलना चाहते हैं, वहाँ पे खेलने से इन लोग को स्वतंत्रता का फील होता है। इन लोग को लगता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए क्या किया, यहाँ के इस कॉलेज के जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्टूडेंट, सब बाहर के ग्राउंड में खेलने चल गए। यहाँ था, ये रहा बाहर का ग्राउंड, बड़ा भी। तो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एकदम चारों तरफ खिलाड़ी बन गया। अब हुआ क्या जी कि जब एक लड़का बॉलिंग किया, जैसे ही बैट्समैन उसके बॉल पर छक्का मार दिया, ये बॉल गया बाउंड्री के बाहर। अब इधर आस पड़ोस का एक आदमी घूम रहा था, इन्होंने इस बॉल को ले लिया। अब जब इन्होंने इस बॉल को ले लिया, तब ये सब बॉल मांगने के लिए पहुंच गए। सबसे पहले बोला फेंकिए बॉल, फेंकी, लेकिन ये फेंका नहीं। ये बोला कि नहीं, तुम लोग सब इधर आओ। अब इन सभी लोग इसके पास गए। तब इस आदमी ने इन बच्चों से कहा कि तुम लोग कौन हैं? अब ये बच्चे गर्व से बोल उठे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में पढ़ते हैं। तब इस आदमी ने बोला ठीक है, और उसके बाद इस आदमी ने अपने चारों ओर इधर मुंह घुमाया, इधर उधर देखा, तो इस आदमी को बगल में एक ट्रांसफार्मर दिख गया। तभी इस आदमी ने कहा इन बच्चों से कि तुम लोग में से सबसे ज़्यादा तेज़ कौन है? एक आदमी यहाँ पे, एक लड़का खड़ा हो गया यहाँ पे हाजिर, बोला कि मैं सबसे तेज़ हूँ। तब आदमी ने इस लड़के से कहा कि बता, उस ट्रांसफार्मर जो वहाँ पे खड़ा है, लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर में कितना करंट है? इस लड़के ने कहा कि ऐसे थोड़ी देख के बता सकते हैं, उसके लिए एमीटर चाहिए। बोला कि अच्छा ठीक है, वोल्टेज बता दो। इस लड़के ने कहा ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं, इसके लिए वोल्टेज नापने वाला यंत्र चाहिए।
तभी इस आदमी ने कहा कि कैसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तू, इस ट्रांसफार्मर को देख के नहीं बता सकते कि इसमें कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, कितना पावर है। फिर ये आदमी ने फिर से चारों तरफ देखा, मिला तो कुछ नहीं, लेकिन फिर ऊपर देखा, ऊपर में देखा ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे जा रहा था। फिर से आदमी ने इस लड़के से सवाल किया, अच्छा ये नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, ये बता दो कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें कितना करंट है या कितना वोल्टेज है, कितना पावर है। तब इस लड़के ने कहा कि ऐसे थोड़ी देख के बता सकते हैं, देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं। तब इस आदमी ने कहा कि ठीक है, करंट वोल्टेज पावर नहीं बता पा रहे हो, ये तो बता दो अब। लड़के ने कहा क्या? आदमी ने कहा तुम्हारे कॉलेज में पंखा है? बोला हाँ है। तब आदमी ने बोला कि वो पंखा कितना स्पीड से घूमता है, ये बता दो। ये भी लड़के ने नहीं बता पाया। उसके बाद ये आदमी ने अपने पॉकेट से एक मोबाइल निकाला और उस मोबाइल में गाना सुनना चालू किया और उस गाने का वॉल्यूम बढ़ा दिया। उसके बाद पूछा कि ये गाने का वॉल्यूम कैसे बढ़ गया? तब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुरंत बता दिया कि इसके अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ है जो एम्पलीफाई करके साउंड को तेज कर दे रहा है। तब ये आदमी ने कहा इस एम्पलीफायर में तब कितनी करंट फ्लो हो रही है? तब ये लड़के ने कहा कि ऐसे थोड़ी देख के बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ये आदमी ने कहा कैसा तुम लोग स्टूडेंट हो, कैसा बच्चे हो तुम लोग, कैसे अपने आप को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहते हो? कुछ देख के नहीं बता पा रहे हो, ना यहाँ पे ट्रांसफार्मर का करंट वोल्टेज पावर बता पा रहे हो, ना इस ट्रांसमिशन का करंट वोल्टेज पावर पा रहे हो, ना पंखे का स्पीड तुम बता पा रहे हो कि कितना स्पीड से वो घूम रहा है, ना ही एम्पलीफायर में यह बता पा रहे हो कि यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो हो रहा है। कहा कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं तो कुछ भी देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे इतना का छड़ चाहिए, उतना गिट्टी चाहिए, उतना बालू चाहिए, इतना का इस साइज का ईंटा चाहिए, इतना चाहिए, कॉलम कितना चाहिए, मोटाई कितना करना है, गड्ढा कितना करना है, सब कुछ हम लोग देख के ही बता देते हैं। तुम कुछ देख के बता ही नहीं पा रहे हो। तो उस समय इन सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंटों को बहुत तगड़ा झटका लगा। इन सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट ने कहा कि अब हम ये बोल वापस नहीं लेंगे, ये बोल हम तभी वापस लेंगे जब हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। उसी समय यह खेल इन लोग ख़त्म करके, खेल को वहीं छोड़ करके वापस अपने हॉस्टल चल गए और अगले दिन कॉलेज का क्लास का इंतज़ार करने लगे कि अगला दिन कब होगा, क्लास जाएंगे, प्रिंसिपल से पूछेंगे वही सवाल जो आदमी ने पूछा था हम लोगों से। उस रात को इन सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को नींद भी नहीं आई, जैसे तैसे रात गुजरा। फिर आया सुबह हो गया। अब जल्दी से इन लोगों ने खाना वाना खाया, जैसे तैसे कपड़ा उपड़ा पहना और चल दिया कॉलेज की ओर और क्लास में जाके बैठ गए। जब टीचर आया तो देखा आज क्लास पूरा खचाखच भरा हुआ था। तब टीचर ने कहा कि आज क्लास पूरा क्यों भरा हुआ है? इतना तो कभी नहीं भरा हुआ था, आज कोई स्पेशल दिन है क्या? तब लड़के ने कहा कि हाँ सर, आज कुछ स्पेशल दिन है। तब टीचर ने कहा क्या स्पेशल दिन? तब लड़के ने कहा, किसी एक लड़का ने खड़ा होकर कहा कि कल हम लोग को पहली बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने पर सर महसूस हुआ। टीचर ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? तभी लड़के ने सारी घटना को शिक्षक को बता दिया, अपने टीचर को। तब टीचर ने उस लड़के का सारा बात को सुना और फिर बाद में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, स्माइल करते हुए, थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे में लाते हुए कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और या इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जिसको हम देख के बता सकें। जैसे कि किस में कितना करंट है, किस में कितना वोल्टेज है, किस में कितना पावर है, किस में कितना एनर्जी है। ये सब बताने के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट का, जिस इंस्ट्रूमेंट का करंट या वोल्टेज या पावर या एनर्जी बताना है, उस इंस्ट्रूमेंट को हमें कॉपी कलम पर लेके आना पड़ता है, उसको कॉपी कलम में बनाना पड़ता है। अब क्या बनाना पड़ता है? उसी का चित्र बनाना पड़ता है? नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 चीज़ होता है। आर जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स।
उस डिवाइस को इसी 5 रूप में तोड़ना पड़ता है। ट्रांसफार्मर को बनाना है या मोटर को बनाना है, इंडक्शन मोटर को बनाना है, सिंक्रोनस मोटर को बनाना है, सिंक्रोनस जनरेटर को बनाना है, ये सबको इसी सब से बनाना है, रेजिस्टेंस से, कैपेसिटर से, इंडक्टर से, करंट सोर्स से या वोल्टेज सोर्स से। इसके अलावा किसी भी चीज़ से नहीं बनाना है। और इस सब से बनाने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है, इन सब का जो नेटवर्क बनता है, जो सर्किट बनता है, अब हम डिवाइस को रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये सब का सर्किट नेटवर्क तो इन सब का जाल उल बना लिए, लेकिन इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे, यही चीज़ बताता है नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में हम लोग इसी चीज़ को सॉल्व करना सीखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है, जो मोटर है, जो जनरेटर है, वो सब इस सब में आने वाला है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स के रूप में आने वाला है। इन सब से नेटवर्क बनने वाला है। उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके हम लोग करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, वही चीज़ हमें इस नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाया जाता है। और जो हम ट्रांसफार्मर को, सिंक्रोनस मोटर को, सिंक्रोनस जनरेटर को या और भी जितने सारे मशीन हैं, उसको इस सब के रूप में हम दर्शाते हैं, उसी को कहते हैं मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज़। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज़ किसको कहते हैं, और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि हम नेटवर्क थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर को हम कॉपी पेन में कैसे लाते हैं, उसको हम कॉपी में उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स उस ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसे बनाता है, यानी ट्रांसफार्मर को हम RCL, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इस सब के रूप में वह कैसे ट्रांसफार्मर को दिखाता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।